नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी का आस्वादन करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक अलग अंदाज लिए हुए है। कुसुम वियोगी जी की ये जो कहानी है अंतिम बयान, अन्य दलित कहानियों से एकदम अलग है। आस्वादन करते हैं कुसुम वियोगी जी की कहानी अंतिम बयान। सूरज की किरण छिटकने से पहले हलवाहे अपने अपने बैलों को ले खेतों पर जा चुके थे। जैसे ही सूरज की किरण फूटी, गांव बस्ती की बहू बेटियां खाली बर्तन ले कुएं की ओर चल पड़ी। सुबह सुबह पनघट पर पनिहारनों द्वारा पानी भरने का दृश्य गांव के वातावरण को और मनमोहक बना जाता है। कहानी की शुरुआत ग्रामीण परिवेश से होता है, जहां सुबह सुबह हलवाहे अपने अपने बैलों को ले खेतों की ओर जाते हैं और गांव की बहू बेटियां बर्तन ले कुएं की ओर चल पड़ती हैं पानी के लिए। और पनघट पर पनिहारनों द्वारा पानी भरने का दृश्य गांव के वातावरण को और मनमोहक बना जाता है। पनिहारिन वो होती हैं जो पानी भर भर कर सभी घर में पहुंचाने का काम करती हैं। तो सुबह सुबह औरतों का इस प्रकार मटका लेकर जाना उस गांव के दृश्यों को और मनमोहक बना जाती है। तो कहानी की शुरुआत एक ग्रामीण परिवेश से होती है, जहां का सुबह सुबह का दृश्य दिखाया गया है। मजदूरी करने वाले अपने अपने घरों से निकल काम को चल पड़े थे। गाय भैंस के न्यार फूस से रोजाना की तरह अतरो, कमला और भर्तरी भी घर की चारदीवारी लांघ खेतों की ओर निकल पड़ी थी। चारों पांचों की टोली बन चुकी थी न्यार लाने को। अब ये जो न्यार है, जो खेती के बाद जो घास फूस होता है, वो ये जो औरतें हैं खेतों पर जाकर ये न्यार काटती हैं। तो इससे दराती होती है, जो इस प्रकार का शेप का जो होता है वो सिक्कल कहते हैं इंग्लिश में। तो उससे ये जो घास काट कर ये औरतें अपने घर की जो उनके घर में जो कैटल हुआ करते हैं, जो गाय भैंस वगैरह, उनको देने के लिए ये लाती हैं। तो यहाँ कहानी के 3 पात्र हैं, अतरो, कमला और भर्तरी। ये टोली बनाकर, टोली मानी इनका एक गैंग सा होता है, ग्रुप सा होता है, जाती हैं न्यार काटती हैं और गांव ले आती हैं। अतरो अपनी न्यार टोली में खूबसूरत कुंवारी जवान लड़की थी। कमला और भर्तरी 2-2, 4-4 बच्चों की माँ। लेकिन अतरो रिश्ते में ननद लगती थी चारों की। अब देखिए, ये जो लड़कियां थी इसमें अतरो एकदम खूबसूरत थी, कुंवारी थी, जवान थी, अनमैरिड थी और वो जवान भी थी, खूबसूरत भी थी। कौन? अतरो। और कमला और भर्तरी 2-2, 4-4 बच्चों की माँ थी और ये आपस में रिलेटेड भी थी। वो अतरो क्या थी? रिश्ते में ननद लगती थी, सिस्टर इन लॉ लगती थी। तो जब कभी मस्खरी सूझती तो तीनों चारों मजाक कर लेती अतरो से। तो ये फ्रेंडली थी, रिलेशनशिप भी था इनका। लेकिन बात ये थी कि अतरो इन सब में सबसे जवान थी, कुंवारी थी और खूबसूरत भी थी। सूरज कुछ ऊपर चढ़ने के कारण गर्मी अधिक बढ़ चली थी। गांव के प्रधान का लड़का अतरो पर मिट चला था। अब देखिए, गांव का जो प्रधान है उसका बेटा अतरो पर मिट चला था। उसकी नज़र अतरो पर थी। उसकी आए दिन की हरकतों को देख कमला और भर्तरी उसकी मंशा भांप गई थी। अब देखिए, गांव का प्रधान का लड़का है, अतरो पर मिट चला था, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो अतरो को बहुत प्यार करता था। वो अतरो को पाना चाहता था। और उसकी आए दिन की हरकतों को देख कमला और भर्तरी एकदम समझ गई थी कि इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन वे अतरो से कुछ न कहती। राजेंद्र अतरो को देख दूर से ही प्यास बुझा लेता, परंतु ओठ सूखे के सूखे रह जाते। अब राजेंद्र जो है प्रधान का लड़का, वो हमेशा अतरो को आते जाते देखता, दूर से ही देखकर अपना प्यास बुझा लेता, लेकिन उसके ओंठ सूखे के सूखे रह जाते। यानी उसकी जो चाह है, अतरो को पाने की चाह, वो एकदम असफल रहती। लेकिन जब कभी अतरो वहाँ से गुजरती, क्योंकि इनका तो रोज़ाना का काम था, ये जो लड़कियां हैं न्यार काटने जाती खेतों में, तो उस समय स्वाभाविक रूप से राजेंद्र अतरो को देखता और देखकर ही वो अपना प्यास बुझा पाता था। माने कि वो, यानी कि वो अतरो पर अपना अधिकार नहीं जमा पा रहा था।
यानी कि वो अतरों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहा था। देख कर ही अपना प्यास बुझाना उसके लिए मुमकिन था उस समय। जब भी ये टोली न्यार काटने जाती तो राजेंद्र गांव के टीले पर मजनू सा बैठा मिलता। रास्ते में जो पड़ता था और पास ही उसके खेत थे। अब देखिए, राजेंद्र के खेत पास में ही थे और वहीं से ये औरतें गुजरती थी। और खेत क्या राजेंद्र के बाप के थे। छोटी मोटी रकम की ऊनी दूनी ब्याज लेकर और न देने पर बेनामा प्रधान अपने नाम करा लेता। अब देखिए, राजेंद्र के बाप के खेत थे पास में, लेकिन उसकी अपनी कड़ी मेहनत द्वारा कमाई गई खेत नहीं थी। वो क्या करता था, वो प्रधान था। तो स्वाभाविक है, गांव के जो गरीब हैं, किसी भी काम की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना अपना ज़मीन रख लेते हैं लोन के हिसाब से, और चुका नहीं पाते, ब्याज मांगता है ये जो प्रधान। इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो जो खेत जो है ये प्रधान अपने नाम ही कर लेता है। जैसे ही न्यार टोली टीले की तरफ से गुजरती तो राजेंद्र कहता, अरे भाभी, आज बड़ी देर कर दी। गांव की प्रथा ही कुछ अलग है। गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई जो लगती। 60 साल बूढ़ा भी 20 साल की औरत को भाभी कहने में शर्माता, परंतु 20 साल की औरत के दिल में आग सी जरूर लग जाती। किसमें साहस जो विरोध के स्वर उठा पाती। तो राजेंद्र जब इन लड़कियों को देखता है, वो तो अतरों को देखने के लिए बेचैन रहता है। तो जब कभी ये लोग वहाँ से गुजरते हैं तो ये राजेंद्र पूछता है, भाभी आज तो बड़ी देर कर दी। तो इस प्रकार जो गरीब की लुगाई है, जो गरीब है, उसकी जो पत्नी है, उस पर कोई भी मजाक कर सकता है गांव में। खास करके प्रधान, खास करके जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो जिसके पास धन है, बल है, वो तो किसी भी औरत पर मजाक कर सकता है। अब ये जो औरत के दिल में जो आग उठती है वो कौन जाने, और किसी में इतना साहस भी नहीं कि विरोध कर सके। तो ये चलता रहता है ये क्रम। राजेंद्र गांव के प्रधान का इकलौता बेटा था। भला हो भुल्लन का, जो 20 साल बाद प्रधान की घरवाली की खोख हरी भरी हो गई, वरना वह तो बाँझ कहलाने के डर से बाहर ही न निकलती थी। अब ये जो राजेंद्र है गांव के प्रधान का इकलौता बेटा था, और वो भी उसका जन्म कब हुआ था, 20 साल बाद। यानी कि प्रधान के घर में 20 साल बाद के इंतज़ार के बाद ये बच्चा हुआ था, ये जो राजेंद्र है। वरना हालत ऐसी थी कि जो प्रधान की पत्नी है वो बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि गांव में तो ये अक्सर ये होता है कि अगर बच्चा ना हुआ तो उसे बाँझ कहकर उसकी निंदा करते हैं। ये तो आम बात थी, यानी कि इलिटरेट लोग थे, तो फिर इस प्रकार की बातें गांव में तो होती ही रहती हैं। तो 20 साल बाद प्रधान के घर में राजेंद्र पैदा हुआ था। राजेंद्र चरा चरा कर बिजार सा छुट्टा छोड़ रखा था प्रधान ने। अब देखिए, 20 साल बाद घर में बच्चा हुआ है, वो भी लड़का हुआ है, तो राजेंद्र को थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार से पाला प्रधान और उसकी पत्नी ने, और चरा चरा कर बिजार सा छुट्टा छोड़ रखा है। बिजार सा छुट्टा यानी आपने देखा होगा, गाय वगैरह जो यूं ही जिसे छोड़ दिया जाता है, यूं ही घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार राजेंद्र को भी यूं ही चरा चरा कर छोड़ दिया, यानी उसके लिए कोई नैतिक शिक्षा का प्रबंध ही नहीं किया प्रधान ने, यूं ही छोड़ रखा था बिजार सा छुट्टा। यानी कि जो भी मनमानी वो करे, वो सभी गांव वाले तो सहते ही थे, प्रधान को भी वो मान्य था कि बेटा जो भी हो कर ले। अतरों को देखकर वह कटे पंख के पखेरु सा तड़प उठता। अब जब भी ये अतरों को देखता, यानी कि राजेंद्र जब भी वो अतरों को देखता, उसकी हालत ऐसे होती जैसे किसी पखेरु यानी बर्ड, किसी पक्षी, चिड़िया की जो पंख कट जाती है तो कैसे तड़पता है। चिड़िया के लिए पंख बहुत ज़रूरी है क्योंकि उड़ना होता है उसके लिए, लेकिन जब पंख कटे पखेरु की जो अवस्था होती है वही राजेंद्र की होती है जब वो अतरों को देखता था। यानी कि वो एकदम बेचैन था अतरों के लिए। प्रतिदिन की तरह तीनों आज भी न्यार काटने गई खेत पे, तो राजेंद्र से न रहा गया। जैसे ही वह उसके खेत के आगे से गुजरी, राजेंद्र ने कह ही दिया, अरे भाभी, न्यार आज मेरे खेत से नहीं काटेगी क्या। अब देखिए, राजेंद्र रोज़ इन पर नज़र रखता था। ये जो अतरो, भरतरी और कमला जब गुजरती थी वहाँ से,
तो एक दिन उसने कह ही दिया, अरे भाभी, न्यार आज मेरे खेत से नहीं काटेगी क्या? यानी कि वो थोड़ा ये दिखाना चाहता था कि चलो मैं अपने खेत से तुम लोगों को न्यार काटने दे रहा हूँ, यानी मेरा उसके बाद तो मेरा हक बनता है अतरों पर। ऐसा कुछ जमाने के लिए वो यूं पूछता है। भर्तरी को भाभी कहता था प्रधान का लौंडा। भर्तरी उसकी निगाहें भांप चली थी। यह सब देख अतरों से न रहा जाता। तभी कमला बोली। अब देखिए, भर्तरी जानती थी कि राजेंद्र की निगाहें किस पर है, उनकी ननद अतरों पर है। लेकिन कमला उन तीनों में थोड़ी भोली थी। वो कहती है, जब कह रहे हो तो काट लेते हैं न्यार। अब जब ये कह रहा है तो हम यहाँ से इसी के खेत से न्यार काट लेते हैं। कमला का भोलापन भर्तरी और अतरों से न सहा जाता। अब देखिए, ये एहसान जताता है पहले ताकि इसका हक बने अतरों पर। कमला ये नहीं पहचानती, वो थोड़ी भोली थी। राजेंद्र की आंखों से निकलती आग दोनों को झुलसा जाती। कौन दोनों? अतरो और भर्तरी। यानी उनको कमला का भोलापन बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन राजेंद्र की आंखों से निकलती आग दोनों को झुलसा जाती। न्यार काटने का क्रम लगातार चलता रहा। राजेंद्र तीनों की अस्मिता को न्यार फूंस के आगे बौनी समझ बैठा था। अब देखिए, 3 औरतें हैं, 2 तो 4-4 बच्चों की माएँ हैं, एक तो कुंवारी है अंतरो। अब इन तीनों की अस्मिता, इनकी जो पहचान है, इनकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसे न्यार फूंस के आगे राजेंद्र एकदम बौना समझता है। यानी जितनी अहमियत वो उस घास फूस को देता था, उतनी ही इन औरतों को भी देता था। एक दिन राजेंद्र के खेत से न्यार काट कर तीनों घर को जाने लगी। तभी राजेंद्र बोला, भाभी तुम और कमला जाओ, अतरों से कुछ खास बात करनी है। अब देखिए, एक दिन वो कह ही देता है कि भाभी तुम और कमला आगे चलो, मुझे अतरों से कुछ खास बात करनी है। राजेंद्र की बात सुनकर भर्तरी और कमला सकपका गई। अब देखिए, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कह दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे अतरों से कुछ बात करना है। तो फिर एकदम से वो डर गई, भर्तरी और कमला। वे सकपका गई। आज जल्दी है, फिर कभी। उन्होंने जल्दी से कहा, भाई आज तो थोड़ी जल्दी है, फिर कभी। लेकिन वह उसकी बात ना समझ सका और तीनों झांसा दे बचकर निकल आई। अब देखिए, बड़ी फुर्ती से वो तीनों उस समय तो बचकर निकल गई। न्यार की गठरी उठाए रास्ते भर तीनों चर्चा करती जा रही थी। तभी अतरो नागिन सी फुफकार कर बोली, भाभी अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो फिर देख, दराती से गन्ने सा कतर कर रख दूंगी हरामखोर को। अब देखिए, अतरो समझ गई कि राजेंद्र उस पर निशाना लगा रहा है। तो उसने कहा, भाभी अगर राजेंद्र ने मुझसे कुछ ऐसा वैसा कह दिया ना, तो मैं देख ये दराती से, मेरे हाथ में ये जो दराती है, दराती देखो ये है दराती, इससे मैं उसे ऐसे कतरा कर रख दूंगी जैसे मैं गन्ना काटती हूँ। गांव वाले देखते रह जाएंगे। अतरो, कमला अकबका गई थी उसकी बात सुनकर। हाय, तू क्या कह रही है? गांव में गाज गिर पड़ेगी, कुछ हो गया तो? अब देखिए, यहाँ औरतें एकदम बेसहारा हैं, निस्सहाय हैं। अगर प्रधान का लड़का उनसे छेड़छाड़ करता है या कुछ भी करता है, अनर्थ होता है, उनका क्या है कि एकदम चुप रहना है, कुछ प्रतिशोध नहीं करना है। यही तो उन्होंने सीखा है। और यहाँ अतरो क्या कहती है, वो तो नागिन सी फुफकार कर बोलती है कि अगर राजेंद्र ने मुझसे कुछ कहा तो मैं दराती से उस पर वार करूंगी। तो कमला चौकन्नी हो जाती है। कमला कहती है, हाय अतरो, तू क्या कह रही है? गांव में गाज गिर पड़ेगी। गाज गिरना यानी आफत आना, जैसे कहते हैं ना, गाज गिरना, बिजली का गिरना। गांव पर आफत आ जाएगी, यानी प्रधान अगर रूठ गया, प्रधान का बेटा रूठ गया, तो गांव वालों का जीना मरना सब मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अब अतरो कहती है, तो फिर मैं क्या करूं? वो मुझसे कुछ कहेगा, कुछ अनाप शनाप कहेगा या करेगा, तो फिर क्या मैं यूं ही देखती रहूं? तो मैं क्या करूं? तू खोल कर रख देना हरामखोर के आगे। अब देखिए, ये कमला और भर्तरी कैसा उपदेश देते हैं। तू खोल कर रख देना हरामखोर के आगे, यानी कि तू अपना सब कुछ लुटा देना उसके लिए। यानी कि यहाँ जो बात ये है कि सेक्सुअली अगर वो अप्रोच करता है तो तू उसे मान लेना,
तू खोल कर रख देना। अब तो अतरो की आंख में खून उतर आया था। ये सुनकर अतरो की आंखों में खून उतर आया। ये दलितों की, समाज की उस सिचुएशन को दर्शाती है जहाँ अगर प्रधान या फिर कोई सवर्ण पुरुष की नज़र दलित स्त्रियों पर पड़ती है तो उन पर उनके पास यही एक सॉल्यूशन है कि मंजूर कर ले, मतलब कि हाँ कर दें। रिजेक्ट करना या फिर प्रतिशोध करना उनकी डिक्शनरी में नहीं था। तो यही कमला और भर्तरी उपदेश देती है। किसको? अतरो को। भर्तरी ने कहा, अतरो कल से हम तीनों किसी और रास्ते से चलेंगे न्यार काटने। अब देखिए, भर्तरी ने एक और उपाय खोजा कि इस रास्ते से हम नहीं आएंगे न्यार काटने, कल से हम किसी और रास्ते से जाएंगे। अतरो बोली, क्यों? तो अतरो थोड़ी मर्दानगी वाली थी, थोड़ी साहसी थी। वो पूछती है, क्यों, हम क्यों अपना राह बदलें? कमला ने तपाक से कहा, अतरो भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखिए, कमला कहती है, भाई आफत की ओर सिर डालने से अच्छा है कि आफत से बचकर चलें। तो कमला ने कहा, अतरो भाभी ठीक ही तो कह रही है, हम किसी और रास्ते से जाएंगे। क्या खाक ठीक कह रही है, डरो मत, मैं सब देख लूंगी, कोई चार हाथ पैर नहीं है ठाकुरों के। अब अतरो एकदम निडर होकर कहती है कि देखिए, रास्ता बदल कर जाना, डर कर जीना, ये सब ठीक नहीं है। देखिए, मैं देख लूँगी उसको, उसके कोई चार हाथ पैर नहीं हैं, वो ठाकुर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चार हाथ और चार पैर हैं। मैं भी देख लूँगी। रोज़ाना की तरह जैसे ही तीनों न्यार काटने गई, अतरो को देख राजेंद्र कली सा खिल गया। तीनों अलग अलग दिशाओं में न्यार काटने चली गईं। राजेंद्र की निगाह अतरो पर गिद्ध सी गड़ी रही। अब देखिए, एज यूजुअल रोज़ाना की तरह तीनों न्यार काटने गई और राजेंद्र बीच में ही मिल गया रास्ते में, और उसकी निगाह अतरो पर गिद्ध सी गड़ी रही। गिद्ध होता है ना, जो वल्चर, जो अपने शिकार को यूं देखता है, ऐसी नज़र से देखता है कि कब उस पर झपट पड़े। तो वैसे ही राजेंद्र की निगाह थी, गिद्ध की नज़र से थी। ज्यों ही तीनों अपनी गठरी सिर पर लाद कर निकली तो देखा राजेंद्र हाथों में कट्टा यानी देशी पिस्तौल लिए बैठा है। अब देखिए, इस बार राजेंद्र पूरे इंतज़ाम करके आया है, यानी कि हाथ में पिस्तौल लेकर बैठा है, यानी कि दिखा रहा है कि अगर अतरो मेरे हिसाब से नहीं मेरे पास आएगी या फिर मेरे इशारे पर नहीं नाचेगी तो देखिए, मेरे हाथ में पिस्तौल है। कभी उसकी नाल खोलता तो कभी कारतूस डालकर निकालता है, और वो इन लड़कियों को दिखाने के लिए, इन्हें डराने के लिए, इन पर रौब जमाने के लिए वो कभी कभी वो पिस्तौल यूँ खोलता है, उसके अंदर कभी कारतूस डालता है, कभी निकालता है, यानी दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा था कि देखो मेरे पास पिस्तौल है, जो मैं कहता हूँ करो वरना भुगतो। भर्तरी ने उसकी मनोस्थिति भांप ली, लेकिन कल की बातों से उसे अतरो की मर्दानगी पर नाज हो आया था। अरे भाभी, काट लिया न्यार। अब देखिए, भर्तरी ने उसकी मनोस्थिति भांप ली। भर्तरी जान गई कि ये आज कुछ करने के उद्देश्य से आया है, यानी कि पिस्तौल लेकर आज आया है। वैसे तो राजेंद्र मजनू सा ही खड़ा रहता था, मुँह ताकता रहता था अतरो को, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा है और उसके हाथ में पिस्तौल भी है, यानी वो आज थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनकर आया है। लेकिन कल की बातों से उसे अतरो की मर्दानगी पर भी नाज हो आया था। कल की बात नागिन की तरह जब अतरो ने कहा कि ठाकुरों के चार हाथ पैर नहीं है, मैं भी देख लूँगी, मैं भी उसे गन्ने की तरह दराती से काट दूँगी, तब उसकी जो मर्दानगी है उस पर भर्तरी को भी थोड़ा विश्वास हो आया था। अरे भाभी, काट लिया न्यार? राजेंद्र पूछता है। भर्तरी ने झट हाँ कर दी। गाय भैंस को ही न्यार फूस डालकर प्यास बुझा देगी अतरो, या अब देखिए, अतरो की ओर इशारा करके राजेंद्र कहता है कि अतरो तो गाय भैंस को ही भोजन देगी, या यानी कि मेरा भी कुछ करेगी। अतरो अंदर ही अंदर तेजाब सी उफन पड़ी और उंगलियों में दराती घुमाने लगी। अब ये सुनकर अतरो तेजाब सी उफनने लगी। तेजाब यानी जो एसिड होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब उबलता है, उतना ही गुस्सा अतरो के अंदर ही अंदर उबल पड़ा और वो उंगलियों में दराती घुमाने लगी। उसके हाथ में भी एक है,
एक औजार है, क्या है, दराती। उसके हाथ में भी एक औजार है ना, उसके हाथ में दराती है। कमला खड़ी खड़ी यह सब देखती सुनती रही। वो कमला तो एकदम डर गई। तभी राजेंद्र ने कहा, भाभी तू कमला के साथ जा, अतरो अभी आएगी थोड़ी देर में। अब देखिए राजेंद्र ने कहा, भाभी तू कमला के साथ जा, अतरो अभी आएगी थोड़ी देर में। अब ये रिक्वेस्ट राजेंद्र ने किसी और दिन भी किया था, लेकिन उस समय उसके हाथ में पिस्तौल नहीं था। तो ये लड़कियां, तो इन औरतों ने क्या किया, अभी थोड़ी जल्दी है करके ये लोग खिसक गए थे। तो इस बार राजेंद्र क्या करता है, पिस्तौल लेकर खड़ा है और वो कहता है, भाभी तू कमला के साथ जा, अतरो अभी आएगी थोड़ी देर में। अतरो भी कामुकमा के भेड़िए के शिकार को आतुर हो चली थी। जैसे ही दोनों घर की ओर चली, राजेंद्र ने हाथ में लगे तमंचे को चूम लिया। अब देखिए उसके हाथ में पिस्तौल है, तो वो उसी अंदाज में कह रहा था। तो भर्तरी और कमला आगे की ओर चल पड़ी। अतरो, तो वो काफ़ी कामुक स्वर में अतरो को पुकारता है, अतरो। तो अतरो भी उसी अंदाज में हाँ उत्तर देती है। गठरी उतार देना सिर से, खड़ी खड़ी थक जाएगी। अरे अपने सिर से, तो उसके सिर में जो न्यार फूस का जो गठरी है वो अतरो के सिर में होगा नेचुरली, क्योंकि ये लोग न्यार फूस काट कर वापस जा रहे थे गांव की ओर। गठरी उतार देना सिर से, खड़ी खड़ी थक जाएगी। जैसे ही अतरो ने गठरी सिर से उतारनी चाही, राजेंद्र ने लपक कर गठरी उतारने को हाथ बढ़ाया और वह अतरो को ले खेत में जा गिरा। अब देखिए जैसे ही अतरो गठरी सिर से उतारने की कोशिश करती है, राजेंद्र भी लपक कर आगे बढ़ा, मानो वो गठरी उतारने में मदद कर रहा हो। और वो करता क्या है, अतरो को उठा ले जाता है और खेत में जा ले जाता है और खेत में जा गिरता है। कमला और भर्तरी के पैर गांव की ओर नहीं पड़ रहे थे। अब देखिए कमला और भर्तरी डर के मारे आगे की ओर निकल पड़े, लेकिन उनके पैर गांव की ओर जा ही नहीं रहे थे, कहीं कुछ। दोनों अनर्थ के बोझ तले दबी जा रही थी। अब उनको इतना डर लग रहा था। कमला और भर्तरी के पैर गांव की ओर नहीं पड़ रहे थे। वे काफ़ी डर गई थी, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। यानी कि अगर राजेंद्र ठाकुर का बेटा, प्रधान का बेटा, अगर अतरो को कुछ करे तो इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं थी, वो तो आम बात थी गांव में। लेकिन इनको क्या डर था, कहीं अतरो राजेंद्र को कुछ न कर दे। दोनों अनर्थ के बोझ तले दबी जा रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ अनर्थ होगा ही। राजेंद्र अतरो को बातों बातों में बहलाने फुसलाने लगा। जैसे ही राजेंद्र ने कपड़े उतारे, उसका पुरुष तन गया। थोड़ी देर बाद, अब देखिए राजेंद्र पिस्तौल के बल पर उन दोनों औरतों को तो भेज देता है, भर्तरी और कमला को, और अतरो को बातों बातों में फुसला कर खेत में जा पटकता है और वहाँ वो कपड़े उतारता है और वो अपने कर्म, यानी कि वो जो उसके मन में था कि अतरो को पाना है, वो उस कर्म में लग जाता है। उसका पुरुष तन गया, उसका पुरुष तन जाता है और वो अतरो को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए तैयार होता है। अब थोड़ी देर बाद अतरो सिर पर न्यार की गठरी उठाए घर की ओर चल पड़ी। फिर हम क्या देखते हैं, फिर क्या दिखाई देता है, अतरो सिर पर न्यार की गठरी उठाए घर की ओर चल रही है। रास्ते के बीचों बीच कमला और भर्तरी उसका इंतज़ार कर रही थी। अब वो तो गई नहीं, गांव पहुंची नहीं, वो अतरो का इंतज़ार कर रही थी। अतरो, इतना कहते ही भाभी और कमला पसीने पसीने हो गई। अब उन्होंने देखा कि अतरो एकदम विजयी भाव से वापस आ रही है, तो ये देखकर भाभी और कमला पसीना पसीना हो गए। अतरो की शेरनी सी लाल आंखें देखकर वे उससे कुछ पूछने का साहस न बटोर सकी। अतरो की आंखें एकदम शेरनी की जैसे लाल थी, खूंखार आंखें थी, प्रतिशोध की ज्वाला उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। तो भर्तरी और कमला को उससे कुछ अधिक पूछने का साहस उस समय नहीं हुआ। यानी कि तुम लोगों के बीच वहाँ एक्चुअली क्या हुआ,
कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ, तुमने उसे कुछ अटैक तो नहीं किया, ये पूछने का धैर्य भर्तरी और कमला में उस समय नहीं था। अतरो, अरे भाभी क्यों बैठी है यहाँ, घर चलो। अब अतरो ऐसा बिहेव करती है मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो कहती है भाभी यहाँ क्यों बैठी है, घर चलो। पाँव ही नहीं पड़ते जिज्जी, गांव की ओर जाने में हमें डर लग रहा है। यानी कि हमारा पाँव इतना भारी हो गया है, पाँव ही नहीं पड़ रहे गांव की ओर जाने में, पाँव ही नहीं पड़ते। अरे चलो ना, क्यों घबरा रही हो, सब ठीक ठाक है। लेकिन आज तो न्यार की गठरी का बोझ कहीं ज़्यादा लग रहा था और तीनों अपने अपने घर जाकर काम काज में व्यस्त हो गई। अब देखो तीनों अपने अपने घर चली गई, अब काम काज में व्यस्त हो गई, ऐसी एकदम नॉर्मल है, ऐसी कुछ हुआ ही नहीं। कमला रात भर छप्पर की तीलियां गिनती रही, आंखों से नींद उचाट हो गई थी और भर्तरी अतरों की मर्दानगी पर फूली न समा पा रही थी। अब देखिए इन तीनों में कमला थोड़ी देखिए इन तीनों में कमला थोड़ी कोमल हृदय वाली थी, तो वो एकदम रात भर सो नहीं पाई, छप्पर की तीलियां गिनती रही, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि आज क्या हुआ खेत में। ओके, तो उसे पता भी नहीं था कि एक्चुअली अतरो और राजेंद्र में क्या हुआ है, क्योंकि अतरो ने कुछ ठीक ठाक कहा भी नहीं इनसे। आंखों से नींद मानो उचाट हो गई थी और भर्तरी अतरो की मर्दानगी पर फूली न समा पा रही थी। लेकिन भर्तरी को कुछ कुछ एहसास हो गया था कि विजय आखिर अतरो के पक्ष में है, तो वो अतरो की मर्दानगी पर खुश हो रही थी। फिर भी दोनों के संबंधों को लेकर हाँ ना के हिंडोले में रात भर झूलती रही। फिर भी भर्तरी को भी कुछ कुछ शक था कि कहीं अतरो मन ही मन जानबूझकर राजेंद्र के सामने उसने अपना सब कुछ दे तो नहीं दिया। यानी कि इन दोनों के संबंधों को लेकर भर्तरी के मन में भी कुछ शक था कि अतरो ने उस पर अटैक किया या नहीं, या फिर अतरो भी राजेंद्र के इच्छा के अनुसार उसके लिए अतरो ने अपना शरीर दे दिया क्या। ये सब भी भर्तरी के मन में ये सब शंकाएं उठ रही थी। दूसरे दिन भी तीनों क्रमशः न्यार काटने गई। सब कुछ शांत रहा। न्यार काट कर वे घर वापस आ गई। 2-3 दिन तक राजेंद्र उन्हें रास्ते में नहीं मिला। अब देखिए ऐसा ये क्रम चलता रहा। दूसरे दिन भी तीनों एज यूजुअल न्यार काटने गई खेत पर। सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक बात थी कि राजेंद्र उन्हें रास्ते में नहीं दिखाई दिया। एक दिन कमला ने पूछ ही लिया, भाभी राजेंद्र नहीं दिख रहा कई दिनों से। एक बार कमला ने आखिर पूछ ही लिया। गया होगा कहीं, वरना कहाँ जाकर मरता है। अतरो समुद्र के अतल जल में गोते लगा रही थी। अब देखो राजेंद्र 2-3 दिन से नहीं दिख रहा था, वो तो अक्सर वहाँ खड़े होकर इनको घूरता था। राजेंद्र जब 2-3 दिन तक वापस नहीं आया तो गांव में हलचल मच गई। कहाँ गया राजेंद्र, कहाँ गया। तभी गांव के थाने में प्रधान ने गुमशुदगी की रपट दर्ज कराई। अब 2-3 दिन तक जब राजेंद्र मिसिंग रहा तब प्रधान ने क्या किया, गुमशुदगी की रपट दर्ज कराई। यानी कि मैन मिसिंग है, वो 2-3 दिन से गायब है, तो थाने में जाकर, पुलिस थाने में जाकर प्रधान ने अपने बेटे की ये जो गायब होने की बात है उसे दर्ज कराया। भर्तरी और कमला का रोम रोम सिहर उठा था, लेकिन वे एक दूसरे से कुछ कह न सकी। अब भर्तरी और कमला को कुछ कुछ एहसास होने लगा कि कुछ तो हुआ है उस दिन, तभी वो गायब है। चौथे दिन सूरज की किरण फूटी भी न थी कि कुएं में पड़ी लाश की खबर गांव में फैल चुकी थी। अब चौथा दिन जब हुआ, सूरज की किरण अभी फूटी भी न थी कि कुएं में पड़ी एक लाश की खबर गांव भर में आग सी फैल गई। पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों की सी साई की आवाज़ ने गांव को ढक सा लिया था। अब पुलिस की जो गाड़ी है यहाँ वहाँ आ रही थी, कुएं में एक लाश मिली है और पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के लोग कुएं के पास जंगल के पेड़ से उग चले थे। प्रधान और गांव का सरपंच पुलिस को लेकर कुएं के पास पहुंचे। अब पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा हो गया। कैसे इकट्ठा हुआ देखो, लेखक उसे कैसे डिस्क्राइब करता है, मानो जंगल के पेड़ उगाए हों। यानी कि भीड़ इतनी बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था कि घने जंगल के पेड़ हों। लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे। प्रधान और गांव का सरपंच पुलिस को लेकर कुएं के पास पहुंचे।
जिसकी सूचना गांव का जमादार पुलिस को पहले ही दे चुका था। कुएं में पड़ी बेटे की लाश देखकर प्रधान बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही प्रधान ने देखा कुएं में अपने बेटे की लाश, वो एकदम बेहोश होकर गिर गया। दूसरी तरफ पुलिस जंगल सी उगी भीड़ पर लाठियां भांजने में मशगूल थी। इतने में प्रधान की घरवाली का जबड़ा भिंच गया। अब देखिए, प्रधान की पत्नी ये सुनते ही उसका जबड़ा भिंच गया, यानी कि उसका फेस एकदम से ऐसा हो गया, जैसे होता है ना कि फेस एकदम पैरालाइज जैसा हो गया। यानी 20 साल बाद उसका बच्चा हुआ था, वो था राजेंद्र, और उसकी ये हालत, यानी कि उसकी लाश पड़ी मिली है गांव के कुएं में। और पुलिस ये जो जंगल सी उगी जो भीड़ है उसे छांटने में काफ़ी दिक्कत का है एहसास कर रही थी। पुलिस लाठियां बांध रही थी, कोई मुंह में पानी डाल रहा था तो कोई पंखा सा बनाकर कपड़े से झल रहा था। कैसा कहर बरपा था, कैसा कहर बरपना यानी कैसी आफत आ गई है। ये जो औरत है 20 साल तक बांझ कहलाई, सारा इंसल्ट सहकर गांव में रही, और जब उसका बच्चा हुआ, बच्चे की ये हालत हुई, राजेंद्र जब बड़ा हुआ, ये दिन देखने पड़े उसे, तो कैसा कहर बरपा था। लेकिन भर्तरी और कमला यह सब सुन पत्थर हो गई थी। अतरो रोजाना की तरह अपने काम काज में मस्त थी। अब देखिए, अतरो तो ऐसे दिखा रही थी मानो कुछ हुआ ही नहीं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भर्तरी और कमला ये सब सुनकर एकदम पत्थर हो गई थी। वे इतनी डर गई थी। जैसे ही पुलिस ने कुएं में कांटा डाला तो लाश कांटे में मछली सी फंस ऊपर उठाई। जैसे ही फूली लाश पानी से बाहर निकाली गई, लाश की बदबू से सारा वातावरण गंधिया गया। अब देखिए, पुलिस आई, पुलिस ने कुएं में कांटा डाला और लाश को बाहर निकाला, और लाश में से एकदम बदबू आ रही थी, क्योंकि 3-4 दिन तो हो गए थे। सबने अपने अपने मुंह कपड़े से ढांप लिए। कैसी विडंबना थी। लाश का पंचनामा करने जैसे ही दरोगा आगे बढ़ा, भीड़ उसके पीछे पीछे हो चली। तभी सिपाही ने लाठी हवा में तैराई और भीड़ पीछे हट गई। लाश को देख घड़ी की सुई थम सी गई थी। अब देखिए, पूरा गांव एकदम स्तब्ध हो गया। प्रधान का बेटा 3-4 दिन से गायब, और आज उसकी लाश मिली है कुएं से। कुएं की मुंडेर पर लगे नीम के पेड़ के ऊपर बैठे कौओं की कांव कांव की आवाज़ वातावरण को और कर्कश बनाए जा रही थी। 3-4 सिपाहियों ने लाश के टांग हाथ पकड़कर बोरे की तरह उसे जीप में पटक दिया। अब लाश को पुलिस ने कुएं से निकाला और बोरे में बांधकर उसे जीप में पटक दिया। अब देखिए, ऐसी हालत में जब लाश मिलती है तो चाहे प्रधान का बेटा हो या स्वयं प्रधान ही क्यों ना हो, लोग इसे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कोई फालतू वस्तु हो, है ना। जीप में पटक देते हैं क्योंकि बदबू आ रही होती है। तो ये जो आदमी जो हैं, पुलिस भी आदमी ही हैं, वो तो यूं ही बर्ताव करेंगे। सारा का सारा गांव स्तब्ध हो गया। जीप में लाश को डलवा कर दरोगा सिविल अस्पताल की ओर बढ़ा तो कुआं और गर्द गुब्बार से पगडंडी धुंधला गई। पीछे पीछे गांव के लोग अपनी अपनी सवारी से सिविल अस्पताल की ओर दौड़ चले। सिविल अस्पताल गांव से 1 मील की दूरी पर ही स्थित था। धीरे धीरे अस्पताल के आंगन में मजमा सा जुड़ गया। अब देखिए, बॉडी को कहाँ ले आया गया, सिविल अस्पताल, वहाँ पोस्टमार्टम वगैरह करना है। तो पूरा गांव अब कहाँ पहुँच गया, अस्पताल में। बड़े बूढ़े बीड़ी सुटिया सुटिया कर घटना पर चर्चा कर रहे थे। कोई आत्महत्या बताता तो कोई हत्या। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपना अपना आकलन प्रस्तुत कर रहे थे। अब देखिए, गांव है, नेचुरली ऐसा कुछ हादसा होगा तो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और सभी उस पर चर्चा करने लगे। सभी बीड़ी पी पी कर चर्चा कर रहे थे। कोई कहता है आत्महत्या है, कोई कहता है हत्या है। सब अपना अपना कंक्लूजन निकाल रहे थे। कोई सरपंच प्रधान को ढांढस बंधा रहा था तो कोई कुछ और कह रहा था। गांव वालों को मामला कुछ अधिक गंभीर नजर आ रहा था। कुछ तो दाल में काला है, ये गांव वालों को भी पता लग गया था। राजेंद्र को ऐसा क्या हुआ जो कुएं में? अब देखिए, राजेंद्र को किसकी कमी है, वो तो प्रधान का बेटा है, मौज करता है। उसे तो चरा चरा कर बिजार सा छुट्टा छोड़ रखा था प्रधान ने, तो उसकी मनमानी चलती थी गांव में। तो आखिर उसे आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत है?
तब लोगों को शक होता है जरूर ये कोई हत्या होगी, वरना राजेंद्र को किसकी कमी है। सारे दिन के थके हारे लोगों की भूख से आते मरोड़ खाने लगी थी। अब देखिए पूरा गांव अस्पताल में टिक गया था, बीड़ी पी रहे थे, स्थिति का अवलोकन कर रहे थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे। और समय बीतते बीतते उन्हें भूख भी लगने लगी। चोरी चुपके एक एक करके लोग चाट पत्ते चाटने चले जाते और आकर टोली में बैठ बीड़ी सुटियाने लग जाते। बीच में जाते, कुछ खाना वाना खाते, वापस आते, फिर यही क्रम चलता रहा। अस्पताल के आंगन से कोई जा ही नहीं रहा। सिविल अस्पताल में बीड़ी के टोटों का ढेर लग गया था। दोनों खोमचों वालों की मौज हो गई थी। पूरा गांव जो उमड़ पड़ा था सिविल अस्पताल में। अब जो खोमचे बेचने वाले हैं, चना भटूरा वगैरह जो भी बेचते हैं, मूंगफली वगैरह, तो उनकी तो मौज हो गई, क्योंकि पूरी गांव वहाँ पड़ी हुई है, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ खरीद कर खाते भी हैं। पोस्टमार्टम करवा कर लाश गांव के लोगों को थमा दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर दरोगा की सांसें एक पल को रुक गई। अचानक एक कोने में जाकर दरोगा ने सरपंच को आवाज़ दी। सरपंच लड़खड़ाता हुआ दरोगा की ओर बढ़ा और प्रधान के खैरखा भी। तभी दरोगा ने डपट कर कहा, यहाँ क्या है, क्यों भीड़ लगा दी, जाओ वहीं बैठो। इतने में एक आदमी दौड़कर काठी कफन ले आया। लाश को भैंसा बुग्गी में डालकर गांव की ओर लौट चले। अब देखिए पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी को लेकर ये लोग कहाँ पहुँचे, गांव पहुँच गए। सारी की सारी भीड़ पीछे पीछे उलट चली। हादसे की खबर सुनकर आसपास के लोग भी प्रधान को सांत्वना देने पहुंच चुके थे। अब जैसे ही ये हादसा की बात पूरे गांव और दूसरे गांव में भी फैली, खबर सुनकर आसपास के लोग भी प्रधान को सांत्वना देने पहुंच गए। मगर गांव की जनानियों में कानाफूसी चल रही थी। कैसा कहर बरपा है प्रधान के ऊपर। घरवाली की आंखें रो रो कर पथरा चली थी। राजेंद्र की माँ की हालत रो रो कर एकदम बेहाल हो गया था। ज्यों ही लाश को नहलाने धुलाने के लिए कपड़े उतारे तो लाश के आसपास खड़े लोग विस्मय भाव से देखने लगे। प्रधान की आंखों में पुनः अंधेरा छा गया। अब देखिए जैसे ही लाश को नहलाने धुलाने का क्रम चला, ये जो क्रियाक्रम होता है, तब क्या देखते हैं, लोग विस्मय भाव से देखने लगे। प्रधान की आंखों में पुनः अंधेरा छा गया। एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रधान एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी 2-3 आदमी दौड़ दौड़ गए और एक लोटा पानी लाकर मुंह पर पानी की छींटा देने लगे। प्रधान अचेत सा पड़ा रहा। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में तफ्तीश में जुट पड़े। भीड़ में नए नए चेहरे आन खड़े थे। घटना जो ऐसी हो गई थी। अब देखिए नहलाने धुलाने के लिए जब राजेंद्र की लाश की जो कपड़े उतारे गए, तो लोगों ने एक ऐसा सीन देखा, एक ऐसा दृश्य देखा कि सब सकपका गए। राजेंद्र के पिताजी प्रधान जी जो थे वो तो बेहोश होकर ही गिर गए। श्मशान में लाश फूंकने सभी चल दिए। नंगी लाश देखने वालों के मुंह से उफ तक न निकल सकी और लाश गांव के श्मशान में फूंक दी गई। लाश को श्मशान में फूंक दी गई, परंतु पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर हरकत में आ गई थी। पुलिस को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तभी पता चल गया था कि कुछ क्या हुआ है राजेंद्र के साथ, तो वो तो हरकत में आ गई। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसी को सुलझाने में जुटी थी। पुलिस की सूंघ कुत्ते की सूंघ से ज़्यादा होती है, अगर सूंघने पर आ जाए तो, वरना तो रिपोर्ट होने पर कौन परवाह करता है। यानी कि किसी गरीब की हो तो रिपोर्ट देखकर पुलिस एकदम से चुप रहता है, ये तो आम बात थी। लेकिन पुलिस अगर प्रधान जी के बेटे की रिपोर्ट पर विचार कर रहा है तो वो क्या करता है, कुत्ते की सूंघ से भी ज़्यादा होती है पुलिस की सूंघ। यानी कि वो इस मामले को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा दल बल निकालेगा पुलिस, क्योंकि ये प्रधान का बेटा है। शक की सुई गांव पर जा टिकी थी। गांव के लोग पत्ते सा थर थर कांपने लगे थे, मानो जुबान को लकवा मार गया हो। अब देखिए गांव के लोगों पर, जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, उन पर पुलिस शक करने लगी और वे तो थर थर कांपने लगे गांव वाले,
मानो जुबान को लकवा मार गया हो, मानो उनकी जीभ एकदम पैरालाइज्ड हो गई हो, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे डर के मारे। तफ्तीश करते करते पुलिस की गाज अतरों पर जा गिरी। तभी पुलिस ने अतरों को हिरासत में ले लिया। अब देखिए, छानबीन हुई, बातचीत हुई, पुलिस एकदम से जोश में आ गई और शीघ्र ही पुलिस को पता चल गया कि जुर्म किसने किया है, किसने किया होगा, अतरों ने किया होगा। पुलिस ने अतरों को हिरासत में ले लिया। अतरों को थाने में चलकर बयान देने को कहा। बयान देना है यानी कि ये जो टेस्टिमनी, जो कहना है कि क्या हुआ है। गांव की लड़की को थाने में जाता देख गांव के लोग एक होने लगे थे। गांव के एकत्रित लोगों ने समवेत स्वर में कहा, दारोगा जी, जो बयान लेना है यहीं गांव के सामने लो। सातों जमात की बेटी गांव की भी बेटी होती है। अब देखिए, गांव की लड़की को थाने जाना पड़े, ये गांव वालों से सहा नहीं गया। उन्होंने एकदम से कह दिया, दारोगा जी, अगर बयान लेना है तो गांव में ही लो, हमारे सामने लो। तभी दारोगा तुनक कर बोला, चिंता मत करो, बयान लेकर इसे छोड़ देंगे। यानी कि एक लड़की को अकेले थाने भेजना भी सेफ नहीं है। उस जमाने में भी सेफ नहीं है, आज भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो उस जमाने में भी ज़्यादा था। अब देखिए, एक लड़की को अकेले थाने भेजना भी, वो भी आफत है। तो लेकिन दरोगा कहता है, चिंता मत करो, बयान लेकर इसे छोड़ देंगे। 2-4 आदमी अगर चलना चाहो तो तुम भी चलो। परंतु गांव में आज तक ऐसा न हुआ था जो गांव की लड़की बयान देने थाने कचहरी जाए। बहन बेटी तो सबके हैं। तभी अतरो तिड़क कर बोली। अब देखिए, इन दोनों दरोगा और गांव वालों के बीच बातचीत होने लगी। गांव वाले कहने लगे कि गांव में आज तक ऐसा ना हुआ है कि गांव की लड़की बयान देने थाने कचहरी जाए। तब दारोगा कहता है, भाई बहन बेटी तो सबके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये तर्क पैदा हो गया कि गांव की लड़की गांव में ही बयान देगी या थानेदार के साथ थाने जाकर बयान देगी। तभी अतरो तिड़क कर बोली, दरोगा जी, बयान चाहिए। अतरो की बात सुन गांव वाले पत्थर के बुत हो चले थे। बर्तरी और कमला का तो लहंगा ही गीला हो चला था। अब देखिए, अतरो ने आखिर मुंह खोली। उसने आज तक कमला और भर्तरी तक को ये नहीं कहा कि आखिर हुआ क्या है। तो आज वो कहती है, दरोगा जी, तुम्हें बयान चाहिए। तभी अतरो दहाड़ कर बोली, गांव वालों और सिपाही, तू भी सुन, बयान चाहिए, ज़रूर दूंगी, ज़रा रुक। अच्छा गांव वालों, तुम भी सुनो, सिपाहिया तू भी सुन, बयान चाहिए तो ज़रा रुक। ज्यों ही अतरो अपने घर की ओर दौड़ी तो पुलिस पीछे पीछे दौड़ चली। ज्यों ही अतरो अपने घर की ओर दौड़ी तो पुलिस पीछे पीछे दौड़ चली। अब देखिए, अतरो यह कहकर कि तुम्हें बयान चाहिए, तो गांव वालों, सिपहिया तुम्हें बयान चाहिए तो मैं अभी लाती हूँ, तो वो अंदर जाती है, दौड़ती है। और पुलिस वाला भी पीछे दौड़ने को होता है कि उसे शक होता है कहीं ये जाकर आत्महत्या ना कर ले। तभी गांव के सरपंच ने कहा, दरोगा जी, पीछे मत दौड़ो। और दरोगा वहीं टट्टू सरीखे ठिठक कर रह गया। जैसे ही अतरो कागज़ का बंडल लेकर आई, दरोगा की बाँछें खिल गई। अब देखिए, अतरो अंदर भागती है और वापस उसके हाथ में एक कागज़ का बंडल था। अतरो जंगल सी उगी भीड़ के बीच आकर बोली, गांव वालों सुनो, दरोगा को बयान चाहिए तो सुनो मेरा बयान। अब अतरो कहती है, गांव वालों सुनो, दरोगा को क्या चाहिए, बयान चाहिए ना, तो देखो मैं देती हूँ बयान, मैं देती हूँ प्रूफ। अतरो ने कागज़ के बंडल में से निकाल कर राजेंद्र का कटा हुआ पुरुषत्व लहरा दिया। अब देखिए, उस कागज़ के बंडल में क्या था, राजेंद्र का जो कटा हुआ पुरुषत्व, राजेंद्र का जो मेल सेक्स ऑर्गेन था, वो काट कर उस कागज़ के बंडल में अतरो लाई थी। यानी कि ये एक ऐसा प्रतिशोध है कि पुरुष अपने इस सेक्स ऑर्गेन के द्वारा स्त्री के ऊपर जो अधिकार जमाता है वो आगे न दिखाए। तो ये अतरो का एक प्रतिशोध था। उसने अपने दराती से उसका वो अवयव काट डाला जिसके कारण वो काफ़ी घमंड दिखा रहा था, जिसके कारण वो स्त्री पर अधिकार जमा रहा था, जबकि स्त्री की इच्छा न होते हुए भी पुरुष सालों साल ये करता आ रहा था। तो ये था अतरो का अंतिम बयान। कुसुम वियोगी जी की ये जो कहानी है, अंतिम बयान, दलितों की मनस्थिति में आए बदलाव
और मर्दानगी दिखाती है। यानी कि पुरुषत्व के प्रतीक अंग को काट कर शरीर से अलग कर एक नई मिसाल कायम करती है ये कहानी। तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।